इस चर्चा सत्र में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य पर बात कर रहे हैं जिसने कई दशकों से विद्वानों को उलझा रखा है। हाँ बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता। वही सिंधु घाटी सभ्यता, एक इतनी विकसित शहरी संस्कृति, आखिर उसका पतन कैसे हुआ? हमारे पास सिंधु सभ्यता का रहस्यमय पतन और रूपांतरण नाम के स्रोत से कुछ खास अंश हैं। ये बताते हैं कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान सभ्यताएं, आप सोचिए, मोहनजोदारो, हड़प्पा जैसे शहर, वो मानकीकृत बाट और माप, और वो लिपि जो आज तक हम पढ़ नहीं पाए। हाँ बिल्कुल, वो सभ्यता एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरी। सही। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? क्या ये कोई एकदम नाटकीय अंत था या फिर कहानी कुछ और है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। इस सत्र में हमारा मकसद यही है कि स्रोत के आधार पर वो संभावित कारण देखें और समझें कि आखिर हुआ क्या। क्या ये सभ्यता सच में नष्ट हो गई या इसका रूप बदल गया? बिल्कुल, क्योंकि स्रोत कई तरफ इशारा करता है। हाँ, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, बाहरी प्रभाव भी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। स्रोत हमें सबसे पहले ले जाता है लगभग 1900 ईसा पूर्व, जब ये बदलाव दिखने शुरू हुए। और पहला शक जलवायु पर। ये कैसे हुआ होगा? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है और स्रोत इस पर काफी जोर देता है। ये कोई अचानक आई बाढ़ या सूखा नहीं था, ऐसा स्रोत बताता है। अच्छा, तो फिर? ये एक लंबी धीमी प्रक्रिया थी। जलवायु बदल रहा था, खासकर जो मानसून का पैटर्न है ना। हाँ, मानसून तो अहम था उनके लिए। बहुत ज्यादा। पूरी सभ्यता कृषि पर टिकी थी। सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियां और वो घग्गर हकरा नदी प्रणाली, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती मानते हैं। हाँ, सुना है। अब सोचिए, मॉनसून धीरे धीरे कमजोर होने लगा या अनियमित हो गया। कहीं सूखा पड़ने लगा तो शायद कहीं अचानक बाढ़ आ गई। स्रोत कहता है कि घग्गर हकरा जैसी नदियां, जो कभी इतनी विशाल थीं, जीवन देती थीं, वो धीरे धीरे या तो सूखने लगी या अपना रास्ता बदल लिया उन्होंने। ओहो, इसका तो सीधा असर खेती पर पड़ा होगा। लत होने लगी तो उनकी लाइफलाइन ही कटने लगी थी एक तरह से। और अगर खेती पे असर पड़ा तो उन बड़े बड़े शहरों का क्या हुआ होगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उन्हें संभालना तो मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल सही, यही स्रोत का मुख्य तर्क है। जब अनाज कम होने लगा तो इतने बड़े शहरी सेंटर्स को खिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। हाँ, बात तो सही है। इन शहरों की पूरी व्यवस्था, उनका व्यापार, शिल्प, प्रशासन, सब एक स्थिर खाने की सप्लाई पर निर्भर था। जब वो बुनियाद ही हिल गई तो पूरा शहरी ढांचा चरमराने लगा। लोगों के लिए मुश्किल होता गया होगा शहरों में रहना। ये दिखाता है कि कितनी भी एडवांस सभ्यता हो, पर्यावरण पर कितनी निर्भर होती है। हाँ, पर्यावरण में धीरे धीरे होने वाले बदलाव भी कितना असर डाल सकते हैं। उनकी वो जटिल व्यवस्था ही शायद उनकी कमजोरी बन गई जब पर्यावरण ने साथ छोड़ा। सही कहा, एक तरह से। हाँ, ये सोचना भी अजीब है कि बस धीरे धीरे बदलता मौसम इतनी बड़ी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बन गया। लेकिन स्रोत कहता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जलवायु परिवर्तन तो एक धीमी प्रक्रिया थी, पर क्या कुछ अचानक आई मुसीबतें भी थी? स्रोत में बाढ़ और भूकंप का भी जिक्र है। हाँ, स्रोत इस पहलू पर भी रोशनी डालता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन से तो जमीन धीरे धीरे कमजोर हो ही रही थी। हाँ, लेकिन उसके साथ ही अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या बाढ़ स्थिति को और बिगाड़ दिया होगा। अच्छा। हमें ये याद रखना चाहिए कि सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है वो भूगर्भीय रूप से काफी सक्रिय है। भूकंप वगैरह आते रहते हैं वहाँ। हाँ, और खुदाई में इसके सबूत भी मिले हैं। इमारतों में दरारें, गिरी हुई दीवारें, ये सब भूकंप के नुकसान की तरफ इशारा करते हैं। अब सोचिए, एक बड़ा भूकंप आ जाए और शहर का वो बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम या घर तबाह हो जाए। बहुत मुश्किल हो जाता होगा फिर। बिल्कुल। और इसी तरह सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ का खतरा तो हमेशा ही था। मोहनजोदाड़ो में तो खुदाई में बाढ़ की गाद की कई परतें मिली हैं। कई परतें? बार बार बाढ़ आई? हाँ, ऐसा लगता है कि शहर को बार बार बाढ़ झेलनी पड़ी। अब सोचिए, एक तरफ जलवायु परिवर्तन से संसाधन कम हो रहे हैं, खेती मुश्किल है, और ऊपर से एक भयानक बाढ़ या भूकंप आ जाए। दोबारा सब कुछ बनाना कितना मुश्किल और महंगा रहा होगा, खासकर जब लोगों का हौसला वैसे ही पस्त हो। सही बात है। स्रोत इन्हें अलग कारण नहीं मानता, बल्कि जलवायु परिवर्तन के असर को बढ़ाने वाले कारक के तौर पर देखता है। जैसे पहले से लगी आग में घी डालने का काम किया इन आपदाओं ने। तो ये एक तरह का डबल झटका था।
धीरे धीरे बदलती जलवायु और अचानक आने वाली आपदाएं दोनों ने मिलकर शहरी जीवन को मुश्किल बना दिया। हाँ बिल्कुल। लेकिन इतिहास में हम अक्सर सुनते हैं कि सभ्यताओं के पतन में बाहरी आक्रमण या लोगों के आने जाने का भी हाथ होता है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? पहले वो आर्यों के आक्रमण वाली बात बहुत चलती थी। हाँ, वो थ्योरी काफी समय तक प्रभावी रही, लेकिन स्रोत इस मुद्दे पर काफी संतुलित नजरिया रखता है। अच्छा, क्या कहता है स्रोत? वो साफ करता है कि पहले के कुछ सिद्धांत जो आर्यों के आक्रमण या बड़े पैमाने पर माइग्रेशन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण मानते थे, हाँ। वो अब पुरातात्विक सबूतों के आधार पर उतने पुख्ता नहीं लगते। स्रोत इन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं करता, लेकिन इन्हें मुख्य कारण नहीं मानता। तो फिर क्या मानता है? इन्हें सहायक कारक या संभावित योगदान देने वाला कारक के रूप में देखता है। अच्छा, सहायक कारक। यहाँ सवाल ये नहीं है कि बाहर से लोग आए या नहीं। अच्छा। सवाल ये है कि क्या उनके आने से सभ्यता खत्म हुई? स्रोत का इशारा ये है कि अगर बाहरी समूह इस इलाके में आए भी, जिसे हम माइग्रेशन कह सकते हैं, तो वो शायद एक ऐसी सभ्यता में आए जो पहले से ही अंदरूनी समस्याओं से जूझ रही थी। मतलब खासकर वो पर्यावरण वाली समस्याएं। हाँ बिल्कुल, पर्यावरण के दबाव थे, संसाधन कम हो रहे थे। ऐसे में अगर नए लोग आते हैं तो संसाधनों पर और दबाव पड़ सकता था, या समाज में, राजनीति में थोड़ी अस्थिरता बढ़ सकती थी। समझ रही हूँ। लेकिन ये उस पतन का मूल कारण नहीं था। शायद उसने बस उस प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर दिया हो जो पहले से चल रही थी। और बीमारियों का क्या? उनका भी कोई जिक्र है? क्योंकि बड़े शहरों में खासकर जब व्यवस्था बिगड़ रही हो तो बीमारियां तो फैल सकती हैं। हाँ, स्रोत इस संभावना का भी जिक्र करता है, हालांकि इसे भी एक सहायक कारक ही माना गया है। सहायक कारक, ठीक है। जब शहर इतने घनी आबादी वाले थे और मान लीजिए जलवायु परिवर्तन और बाढ़ जैसी चीजों से साफ सफाई की व्यवस्था पर असर पड़ा हो। हाँ, बिल्कुल पड़ा होगा। तो पानी से होने वाली बीमारियां या दूसरी संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल सकती थी। इससे आबादी कमजोर हो सकती थी, सामाजिक ढांचा और टूट सकता था। लेकिन फिर वही बात, स्रोत इसे निर्णायक कारण नहीं मानता। इसे उस पूरी पहेली का एक और छोटा हिस्सा मानता है जिसके केंद्र में पर्यावरण का बदलाव था। ठीक है। और देखिए, जरूरी बात यह है कि स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास की व्याख्या समय के साथ बदलती है। जैसे जैसे नए सबूत मिलते हैं या हम पुराने सबूतों को नए नजरिए से देखते हैं। हाँ, ये तो है। हमें बस स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसे वैसे ही सामने रखना है, बिना किसी का पक्ष लिए। समझ गई। तो तस्वीर ये बन रही है कि मुख्य दबाव तो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से आया, और बाहरी माइग्रेशन या बीमारियां अगर हुई भी तो उन्होंने शायद पहले से मौजूद संकट को और बढ़ा दिया। हाँ, मोटे तौर पे यही बात स्रोत कहता है। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? क्या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर रातों रात वीरान हो गए? क्या वो महान सभ्यता, उसका ज्ञान, उसकी कला, वो अनोखी लिपि सब इतिहास में खो गई? यहीं पर स्रोत एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है ना? बिल्कुल। और मेरे हिसाब से यही स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये पतन यानी कोलैप्स शब्द के बजाय रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन और प्रसार यानी डिस्पर्सल पर ज्यादा जोर देता है। रूपांतरण और प्रसार, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि स्रोत के अनुसार ये सभ्यता का पूरी तरह से विनाश नहीं था। हाँ, ये सच है कि बड़े शहरी केंद्र धीरे धीरे जरूर खाली हो गए। लोग उन बड़े सुनियोजित शहरों को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि वहां रहना मुश्किल हो गया था। हाँ, जैसा हमने अभी बात की। लेकिन वो लोग गायब नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि सब मर गए या कहीं खो गए। तो फिर कहाँ गए? क्या हुआ उनका? ऐसा लगता है कि आबादी छोटे, ज्यादा बिखरे हुए ग्रामीण समुदायों में जाकर बस गई, देहातों में। अच्छा, शहरों से गांवों की ओर? हाँ, शायद वो उन इलाकों की तरफ चले गए जहां पानी आसानी से मिल जाता था या जहां छोटे लेवल पर खेती करना मुमकिन था। तो बड़े शहरों का अंत हुआ, शहरी जीवन खत्म हुआ, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग और उनकी संस्कृति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। वे बस एक नए रूप में ढल गए, कम सेंट्रलाइज्ड, ज्यादा ग्रामीण। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। मतलब पतन नहीं, परिवर्तन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु सभ्यता की विरासत, उसकी परंपराएं कहीं न कहीं जारी रही होंगी। बिल्कुल। स्रोत इसी निरंतरता की ओर इशारा करता है। कैसे? क्या उदाहरण है इसके? देखिए, शहरी ढांचा भले ही टूट गया हो, लेकिन लोगों का जो ज्ञान था, जो हुनर था, वो तो उनके साथ गया ना। हाँ, बात तो सही है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने की खास तकनीकें, कुछ खास तरह के मनके बनाने की कला या खेती के कुछ तरीके,
ये सब उन छोटी ग्रामीण बस्तियों में चलते रहे। अच्छा। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि बाद के भारतीय समाजों में जो कुछ धार्मिक मान्यताएं दिखती हैं या सामाजिक रीति रिवाज, यहाँ तक कि भाषा के कुछ तत्व, वो भी सिंधु सभ्यता की ही देन हो सकते हैं। सच में? हाँ, जो इन ग्रामीण समुदायों के जरिए जिंदा रहे और समय के साथ बदलते गए, विकसित होते गए। तो ये एक तरह से अंत की कहानी नहीं, बल्कि बदलने और ढल जाने की कहानी है। बिल्कुल। उन्होंने मुश्किल हालात का सामना किया और जीने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। शहर खाली हुए, व्यापार के रास्ते बदल गए, लेकिन संस्कृति के बीज वो ग्रामीण भारत की मिट्टी में फैल गए और पनपते रहे। ये गायब हो जाने वाले विचार से बहुत अलग और ज्यादा डायनामिक तस्वीर है। ये दिखाता है कि समाज कितने लचीले हो सकते हैं, कैसे वो बड़ी चुनौतियों के बावजूद टिके रह सकते हैं, भले ही उनका बाहरी रूप पूरी तरह बदल जाए। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। स्रोत के आधार पर हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बदलाव लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, वो कोई एक अकेली घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एक जटिल प्रक्रिया थी। हाँ, एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया। स्रोत सबसे ज्यादा जोर देता है लंबे समय तक चले जलवायु परिवर्तन पर, मॉनसून का बदलना, नदियों का सूखना या रास्ता बदलना, जैसे घग्घर हकरा। हाँ, जिसने खेती को बुरी तरह प्रभावित किया और जिससे बड़े शहरी केंद्रों को बनाए रखना मुश्किल हो गया। फिर स्रोत ये भी बताता है कि अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और भूकंप, उन्होंने भी इन पहले से दबाव झेल रहे शहरों पर और बोझ डाला। हाँ, उन्हें और कमजोर किया। और जहां तक बाहरी कारकों की बात है, जैसे आर्यों का संभावित माइग्रेशन या बीमारियां, स्रोत इन्हें मुख्य कारण नहीं मानता। नहीं, उन्हें सहायक कारक मानता है। सहायक कारक जिन्होंने शायद पहले से चल रही गिरावट को बस थोड़ा तेज कर दिया हो। बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो इस स्रोत को खास बनाती है, वो ये है कि ये इसे पतन के बजाय परिवर्तन और प्रसार के रूप में देखता है। सही। शहरी जीवन खत्म हुआ, लेकिन सभ्यता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। लोग बड़े शहरों से हटकर छोटी ग्रामीण बस्तियों में फैल गए। हाँ, और सिंधु संस्कृति के कई तत्व एक नए बिखरे हुए रूप में जीवित रहे और शायद बाद की संस्कृतियों को भी प्रभावित करते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्रोत हमें सिखाता है कि महान सभ्यताओं का अंत अक्सर कई आपस में जुड़े कारकों का नतीजा होता है, और ये प्रक्रिया काफी लंबी चल सकती है। हाँ, और ये हमें प्रकृति और इंसानी समाज के नाजुक संतुलन की भी याद दिलाता है। सही। लेकिन इससे भी बढ़कर ये हमें पतन की जो पारंपरिक सोच है ना, उस पर सवाल उठाने के लिए कहता है। क्या जिसे हम अक्सर अंत समझ लेते हैं, वो असल में अनुकूलन, लचीलापन और निरंतरता का ही एक रूप है? ये सोचने वाली बात है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, बल्कि बदल गई, रूपांतरित हो गई, हाँ, तो क्या इतिहास की दूसरी महान सभ्यताओं, जैसे मान लीजिए रोमन साम्राज्य का पश्चिमी हिस्सा या मेसोअमेरिका की माया सभ्यता, उनके तथाकथित पतन को भी इसी नजरिए से देखा जा सकता है? अच्छा, मतलब वो भी शायद बदले हों, खत्म ना हुए हों। हाँ, क्या उनके अंधकार युग असल में पुनर्गठन और बदलाव के दौर थे, जहां पुराने ढांचे तो टूटे, लेकिन समाज और संस्कृति नए रूपों में जिंदा रहे? शायद इतिहास एक सीधी रेखा में अंत की तरफ नहीं बढ़ता, बल्कि एक चक्र है। हाँ, शायद पतन और पुनर्जन्म का एक निरंतर खेल है। ये एक विचार है जो हमें इतिहास को समझने का एक नया और शायद ज्यादा गहरा तरीका दे सकता है।